Hi friends, my name is Jyoti Gupta and I am चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टैक्सेबिलिटी ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। नॉन रेसिडेंट्स भाई ये कौन से बंदे होते हैं? भाई नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है इट मीन्स इंडिविजुअल हु इज़ इंडियन सिटीजन एंड हु लिव्स इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 182 days in a financial year under consideration and who works outside India. Or it can be an individual who is a person of Indian origin and who works outside India for the purpose of an uncertain period. So if a person falls under this category, then that person may be called non-resident. अब बात आती है टैक्सेबिलिटी की कि हम नॉन रेजिडेंट की कौन सी इनकम को इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबल करेंगे। तो जो इनकम the income which is earned or accrued in India by a non-resident is taxable as per Indian Income Tax Act. तो इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी इनकम? देखिए, अगर कोई रेसिडेंट होता है तो उसकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, जो इंडिया में वो कमाता है वो भी, अगर वो कुछ बाहर कमा रहा है तो वो भी टैक्सेबल होगा। लेकिन नॉन रेसिडेंट के केस में हम खाली वही इनकम टैक्सेबल करते हैं जो कि इंडिया में कमाई जा रही है या इंडिया से अक्रू या अराइज हो रही है। देखिए, जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में जॉब करता है तो उससे उसको सैलरी इनकम मिलती है। तो सैलरी इनकम विच इज़ रिसीव बाय हिम, और अगर वो कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी वजह से कोई इनकम उसको मिलती है तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल करते हैं। सिमिलरली अगर उसके पास कोई इमल प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और उससे वो रेंटल इनकम ड्राइव कर रहा है, तो जो भी उसका टेनेंट होगा वो उसको टीडीएस काट करके रेंट पे करेगा। तो इनकम टैक्स उस रेंटल इनकम पे भी एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली तो जो ये इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबल होगी। उसी तरीके से अगर उसके पास कोई कैपिटल एसेट है इंडिया में विच इज़ सिचुएटेड इन इंडिया, और अगर वो उसको ट्रांसफ़र करता है, सेल करता है, तो उसमें से जो भी उसको नफ़ा नुकसान होता है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सिमिलरली अगर वो कोई बिज़नेस कर रहा है इंडिया में या फिर कोई प्रोफेशन रेंडर कर रहा है तो उसको इनकम जो भी होती है बिज़नेस प्रोफेशन में, तो इनकम अंडर हेड पीजीपीबी में वो टैक्सेबल होगी। सिमिलरली अगर उसके पास कोई इंडियन बैंक में खाता है, जैसे कि उसको सेविंग इंटरेस्ट इनकम हो रही है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट उसने एफडीज़ करा रखी हैं तो एफडी पे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इस तरह की इनकम है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होंगी। तो ये हमारे इनकम टैक्स के 5 हेड हैं जिसमें उसकी जिस भी सोर्स से वो इनकम ड्राइव कर रहा है उस पर्टिकुलर हेड में वो जाके टैक्सेबल होगी। तो अब बात आती है कि क्या नॉन रेजिडेंट को हर हाल में रिटर्न फाइल करनी होती है? ऐसा नहीं है। जो बेसिक लॉ है टैक्सेबिलिटी का वो सेम है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट के लिए, कि अगर उसकी इनकम 2,50,000 से, जो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर उससे वो एक्सीड होती है तभी नॉन रेजिडेंट को अपनी बाय लॉ तभी वो लायबल होता है फाइल करने के लिए। अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो ये ऑप्शनल है कि वो अपनी रिटर्न फाइल करे या ना करे। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में उसके लिए मैंडेटरी है बाय लॉ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। सिमिलरली कई बार क्या होता है ना कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन उसकी कोई टीडीएस का रिफ़ंड है जो उसके 26 ईयर्स में आ रहा है और उसको रिफ़ंड क्लेम करना है। तो उस केस में ओनली वे टू क्लेम टीडीएस रिफ़ंड, जो टीडीएस हमारा ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है किसी भी हेड में, हमें कोई इंटरेस्ट मिलना था, हमें कोई रेंट मिलना था, हमें कोई ब्रोकरेज कमीशन कुछ भी मिलना था, तो उसमें अगर हम अपने ऑलरेडी डिडक्टेड टीडीएस का रिफ़ंड चाहते हैं तो हमें अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। तो ये एक इसका प्रोवाइज़ो हो गया कि किन हालातों में हम 2.5 लाख से कम इनकम होने के बावजूद भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो द ओनली वे टू गेट रिफंड ऑफ टीडीएस इज़ ओनली बाय फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर किसी इनकम 2.5 लाख से कम भी है तो अगर वो अपना टीडीएस का रिफ़ंड लेना चाहता है तभी उसको रिटर्न फाइल करनी है, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी, ये बात तो हो गई रिटर्न की। दैन ड्यू डेट्स की बात करें तो वो सेम है, 31 जुलाई जो कि एक रेजिडेंट के लिए होती है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक नॉन रेजिडेंट को एडवांस टैक्स पे करना होता है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है
उसकी ये मतलब प्रीवियस ईयर में अगर वो 10,000 से एक्सीड कर रही है तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, और अगर वो नहीं जमा कराएगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234B एंड C का। अब बात आती है जब हमारा यूनियन बजट आया था 2020 का, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक रिलैक्सेशन दिया था। उन्होंने कुछ जो हम अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं नॉन रेजिडेंट का, उसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन लाया था नॉन रेजिडेंट के लिए। वो रिलैक्सेशन क्या था कि जिन नॉन रेजिडेंट की इंडियन टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, उनके लिए जो पीरियड है इंडिया में स्टे का वो 182 दिन से सब्सटीट्यूट हो गया है 120 दिन। इसका मतलब अगर वो इंडिया में 120 दिन से कम रहते हैं तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट कहे जाएंगे। और ये बेनिफिट कब मिलेगा? जब उनकी इंडियन टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। जिनकी इंडियन टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है, उनके लिए जो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन है वो जो पहले थी वही अभी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्शंस की। क्या नॉन रेजिडेंट्स को डिडक्शंस मिलती हैं? देखिए, ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हमने 5 हेड्स तो निकाल लिए, लेकिन डिडक्शंस के बाद हमारी वो इनकम आती है जिसमें हम अपनी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो जी हाँ, नॉन रेजिडेंट्स को भी कुछ डिडक्शन मिलती हैं, जैसे कि 80C में अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है और अगर आप उसी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए, तो उस केस में, या अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए, तो उस केस में आप जो प्रीमियम पे करते हैं तो उस प्रीमियम पे आप डिडक्शन पा सकते हैं 80C के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूलिप्स में तो उसकी आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है इंडिया में और आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं होम लोन की, तो उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं PPF में, NSE परचेज़ करते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारी स्कीम्स है ना, ये रेजिडेंट्स के लिए हैं। तो जब ये स्कीम नॉन रेजिडेंट्स के लिए है ही नहीं तो उनको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके अलावा 80D की डिडक्शन ले सकते हैं नॉन रेजिडेंट, 80E की ले सकते हैं, 80G की ले सकते हैं। ये सारी डिडक्शन हैं जो नॉन रेजिडेंट्स ले सकते हैं। उसके अलावा अब आपको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत हलचल है हमारी कंट्री में। तो इसमें क्या हुआ है कि जो नॉन रेजिडेंट्स बाहर से आए थे विज़िट करने के लिए इंडिया में, वो इंडिया में ही स्टक हो गए, वो बाहर नहीं जा पाए। तब उनको डर है कि उनका जो पीरियड ऑफ स्टे है वो 182 दिन या 120 दिन से एक्सीड हो जाएगा एंड दे विल बी कैटेगराइज एज रेजिडेंट, और उसको उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस चीज़ से वो थोड़ा डरे हुए हैं। तो इस चीज़ पे रिलैक्सेशन देते हुए हमारी सरकार ने अभी एक सर्कुलर पास किया है, और उसमें ये कहा गया है कि जो भी नॉन रेजिडेंट इंडिया में आए हुए थे बिफोर 22 मार्च 2020 और जो कोरोना वायरस की वजह से इंडिया लीव नहीं कर पाए, तो उनके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है इन डिटरमाइनिंग देयर पीरियड ऑफ स्टे, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो उन्होंने ये कहा है कि अपना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते वक्त वो ये वाले पीरियड्स इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन से पीरियड्स? देखिए, अगर कोई नॉन रेजिडेंट 22 मार्च से पहले इंडिया में आ गया था, ठीक है, और मान लीजिए वो इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, क्योंकि 20 के बाद ही तो हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं ना। तो अगर वो इफ़ ही हैज़ कम टू इंडिया ऑन और बिफोर 22 मार्च 2020 एंड ही इज़ नॉट एबल टू लीव इंडिया ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020, देन द पीरियड ऑफ स्टे फ्रॉम 22 March till 31st March will not be taken into consideration for the purpose of determining the residential status. Secondly, if they have been quarantined because of novel coronavirus in India on or after 1st March and they were not able to leave India before 31st March, then the day starting when they were first quarantined till the date they depart India, till 31 March, this period of stay will not be taken into consideration for the purpose of determining the period of stay, residential status. Thirdly, if they have been departed by evacuation flights, इंडिया ने बहुत सारी evacuation flights लॉन्च की थी, और अगर वो निकल गए हैं इंडिया से ऑन और बिफोर 31 मार्च, तो उस केस में जो भी उनका पीरियड ऑफ स्टे रहा है
ठीक है, टिल द डेट ऑफ डिपार्चर, वो हम उनके पीरियड ऑफ स्टे में रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते वक्त काउंट नहीं करेंगे। सो ये रिलैक्सेशंस हैं जो हमारी सरकार ने नॉन रेजिडेंट्स को प्रोवाइड करी हैं, तो उनको फ़िलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने बात करी थी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्च बीतने के बाद अप्रैल में, क्योंकि मतलब जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो तो अभी तक डिसकंटिन्यू हैं, और 2021 में स्टेटस क्या होगा या किस तरीके से लेंगे वो चीज़ें अभी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं। सो हम वेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि वो इसमें कुछ रिलैक्सेशंस लाएंगी। आपके जो भी डाउट्स या कमेंट्स हो रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज़ डू पोस्ट देम इन कमेंट बॉक्स, और मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूँगी। होप आई एम एबल टू मेक सम वैल्यू एडिशन थ्रू दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।